Hello, dear agriculturists. Once again, you're most welcome at your beautiful channel CP Singh Official, the Agri Master. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो एक शुगर कैन क्रॉप है उसके अंतर्गत एक डिसीज हमें देखने को मिलती है पोकावाइंग नाम से। इस पोकावाइंग के बारे में एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा किस तरीके से ये जो डिसीज है हमारी क्रॉप को डैमेज करती है। लोगों का कहना है कि ये सबसे खतरनाक रोग है, एक बार यदि फसल में आ गया तो पूरे के पूरे खेत को तबाह कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस डिसीज के बारे में एकदम बेसिक से कि ये डिसीज किन कारणों से होती है, सबसे पहले कहाँ देखी गई, कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये फंगल है या बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है, और लास्ट में हम जानेंगे इसके मैनेजमेंट के उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं या फिर एक कृषि छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों के मतलब की ही जानकारी मैं अपने इस चैनल जो है सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर है यहाँ अपलोड करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस डिसीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पोकावाइंग जो डिसीज़ है सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो डिसीज़ हैं उनमें काउंट की जाती है, और ये जो है एक फंगल डिसीज़ है। फ्यूजेरियम सैकेरई नामक फंगस से ये डिसीज़ जो है कॉज होती है। ये एक फंगस इसके लिए जिम्मेदार रहती है, फफूंद, और ये जो फफूंद है इसे हम फ्यूजेरियम वर्टिसिलोडाइस भी कहते हैं। और ये जो डिसीज़ है सबसे पहले जावा जो इंडोनेशिया में है वहाँ आइडेंटिफाई की गई थी बालकर एंड वेंट के द्वारा। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1896 में इसे आइडेंटिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था। इसके बाद ये भारत में महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई 1983-1984 के जो टाइम था उस समय। और ये जो है उस समय इसने जो वेराइटीज़ जैसे कि हमारी CO7219 या COC 671 वेराइटी हैं जो किस्म है गन्ने की, इनमें अटैक इसने दिखाया था। जैसे समय बीतता गया उसी के साथ साथ पोकावाइंग एक बहुत बड़ा शत्रु हो गया गन्ने की फसल का, और ये जो धीमे 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 पूरे इंडिया में फैला, और इसने धीरे धीरे जो हमारी शुगर कैन है उसकी क्वालिटी को रिड्यूस किया, यील्ड को रिड्यूस किया, जिससे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा घाटा इससे देखने को मिला। ये जो डिसीज़ है उस समय से लेकर आज भी हमें देखने को मिल जाती है हमारी क्रॉप में। जब ये आती है ना तो पूरे का पूरा खेत जो है तबाह हो सकता है यदि हम इसका सही तरीके से मैनेजमेंट जो है नहीं करें तब। अब बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पैथोजन कौन है? पैथोजन है हमारा फ्यूजेरियम सैकेरई, जो कि एक फंगस है। ये फंगस करती क्या है, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट के उनको अफेक्ट करती है, जिससे बिल्टिंग और स्टंटिंग जो है वह देखने को मिलती है हमारे पौधे की। और ये जो फंगस है प्लांट की डेब्रिज जो होती हैं और सॉइल जो है हमारी उसमें सर्वाइव करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये अपने आप को जर्मिनेट करके जो है डिसीज को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हम बात करें, देखिए सबसे मोस्ट करेक्टराइज जो सिम्टम है जो इसको डिफाइन करता है वह है ट्विस्टिंग एंड वेंडिंग ऑफ यंग लीव्स। जैसा कि ये जो यंग लीव्स है ना, ये जो पत्तियां नई वाली आ रही हैं इनकी ट्विस्टिंग और बेंडिंग, यही सबसे मोस्ट कैरेक्टराइज सिम्टम है। अगर ऐसी पत्तियां हो रही हैं तो पोकावाइंग का सिम्टम है। और ये जो डिसीज है सबसे ज्यादा पत्तियों को जो है प्रभावित करती है, जिससे रेगुलर ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है। इसी के कारण येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और इसमें होता क्या है कि पत्तियां जो है चोटी जो होती है, टिप जो होती है वहां से पीली पड़ती हुई नीचे की तरफ चलती हैं। क्लोरोसिस हमें देखने को मिलती है, ये क्लोरोटिक फेज है इसका। और इसके अलावा जो स्टंटेड ग्रोथ है वो तो हमें देखने को मिलती है। जो हमारा स्टॉक होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, लाइक दिस आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ बिल्टिंग जो है वो कॉज होती है। ये बिल्टिंग जो होती है ना वो हाई हीट और ड्रॉट जैसी कंडीशंस में होती है, तो ऐसी कंडीशन आपको होने नहीं देनी है, पर्याप्त नमी रखनी है अपने खेत में। सीवियर केस में वाइट और पिंकिश फंगल ग्रोथ जो है वो हमें कभी कभी अपनी पत्तियां हैं, प्लांट जो टिश्यूज हैं वहां देखने को मिल जाती है। पत्तियों का जो बेस होता है ना, नोडल एरिया जो होता है, नोड्स जहाँ से निकलते हैं, वहां की बात हो रही है ये वाला। और कुछ केसेस में ये जो प्लांट जो होते हैं वो प्रीमेच्योर फ्लावरिंग कर जाते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। और उन्हीं के कारण कभी कभी शॉर्टिंग जो इंटरनोड है ना वो भी देखने को मिल जाता है। बर्ड जो होती है वो स्प्रॉट कर जाती है लाइक दिस, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये तो थे सिम्टम्स। कभी कभी हमें यहाँ सूटी मोल्ड जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, और कभी कभी जो हमारी मिलीबग होती है ना वो चींटियों के साथ में यहाँ एसोसिएट हो जाती हैं। और नाइफ कट फेज आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पे है।
और ये ब्रिंकलिंग, ट्विस्टिंग, शॉर्टनिंग ऑफ लीव्स हो रहा है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन मोस्ट करेक्टराइज सिम्टम्स हुआ ये है ट्विस्टिंग ऑफ अपर लीफ, ट्विस्टिंग और बेंडिंग जो है लीफ की होगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करें फेवरेबल कंडीशंस की कि कौन कौन सी यहाँ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिन जिन कंडीशंस में ये डिसीज अपने आप को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है, यानी कि इसका साथ देने वाली जो कंडीशन है उनके बारे में। देखिए, जब टेम्परेचर हमारा 20 से 30 डिग्री के अराउंड होता है तब ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो डिसीज़ है वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है। और जब एक्सेस मॉइस्चर होता है ना, जब रेनी सीजन होता है उस समय फंगल जो होता है, फंगस जो होता है वो अपने आप के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है यहाँ। और यदि हम इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल यूज करते हैं तो भी ये समस्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसीलिए आपको जो भी प्लांट मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अच्छा प्लांट मटेरियल आपको यूज करना है, सर्टिफाइड करना है, जिसमें डिसीज रेसिस्टेंसी की पावर हो, और साथ ही आपको उसको ट्रीट करके शो करना है, यानी कि उनका उपचारित करके शो करना है फंगीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, राइजोबियम कल्चर से। FIR मेथड होता है ना उसका, सीड ट्रीटमेंट का, पहला फंगीसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा राइजोबियम। इसके बाद हम बात करें पैथोजन की इटियोलॉजी की। पैथोजन की इटियोलॉजी क्या है भाई, पैथोजन कैसा है? तो देखिए, पैथोजन का माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड का मतलब है कि ये जो एक माइसीलियम है ये इस तरीके से ब्रांच में फैला हुआ है, ठीक है, तो ब्रांच्ड है। सेप्टेट का मतलब है कि उसमें हमें सेप्टा देखने को मिल रहे हैं। असेप्टेड होता तो उसमें कोई सेप्टा नहीं होता। और ये जो है पेल पिंक और पर्पल कलर का होता है भाई। यहाँ जो हमारी फंगस है फ्यूजेरियम सैकेरेई, वो जो कैनेडिया प्रोड्यूस करती है उनको हम स्पोरोडोकिया बोलते हैं या पिन्नॉट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके में मैक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस होते हैं, सिकल सेप्टी होते हैं, 3 से 5 सेप्टेट के होते हैं, फुट लाइक बेसल सेल जो होती है उनकी पॉइंटेड एपिकल सेल के पास में उस तरीके के होते हैं। मैक्रोकोनिडिया जो होते हैं अवेंडेंट होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ओवल टू इलेप्टिकल शेप के होते हैं। यहाँ क्लेमाइडोस्पोर भी देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सिंगल जो चेन होती है ना, कभी कभी सिंगल भी होता है, कभी चेन भी होती है, चेन या सिंगल जो है फॉर्म होते हैं, थिक वॉल के होते हैं। और यही जो है क्लेमाइडोस्पोर इसके वो सर्वाइव करते हैं सॉइल में, प्लांट डेब्रीज में। ये जो हमारी फंगस है फ्यूजेरियम सैकेरेई, इसमें ये जो सर्वाइव करती है ना क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्म में ही सर्वाइव करती है नेक्स्ट सीजन के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पैथोजन सर्वाइवल एज स्पोर्स एंड माइसीलियम इन प्लांट डेब्रीज एंड सॉइल। अब स्पोर कौन सा होगा? स्पोर यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर होगा भाई। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये यहाँ से जर्मिनेट होकर के जाएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पोर्स अंडर बार्म एंड ह्यूमन कंडीशंस। फिर इसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। ये डिसीज साइकिल बता रहा हूँ आपको। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में ये ट्विस्टिंग एंड ब्रिंकलिंग और नेक्रोसिस जो है लीव्स की वो होगी यहाँ पे। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया, यानी कॉनिडिया का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, जितने भी स्पोर्स हैं वो बनेंगे जो टिश्यूज हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकेंडरी स्प्रेड जो है विंड या जो हमारा वाटर है उसके थ्रू, यहाँ पे रेन के थ्रू जो है स्प्रेड होगा, यानी कि यहाँ जो स्पोर बने वो बीमार पौधे से जाकर के स्वस्थ पौधे पर भी पहुंचेंगे। किसके थ्रू? हवा और पानी के थ्रू। अब ये हवा और पानी जो है जब यहाँ कॉज करेंगे तो फिर से हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? यही कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होगा, फिर से ये साइकिल इसी तरीके से चलेगी। यहाँ कुछ जो स्पोर्स बचे होते हैं वो सॉइल में या प्लांट डेब्रिज में नेक्स्ट जो साइकिल चलेगी उसके लिए सर्वाइव कर लेते हैं। बात करें मैनेजमेंट की तो आपको डिसीज फ्री सर्टिफाइड जो है प्लांट मटेरियल का यूज करना चाहिए, आपको रिमूव करना चाहिए, रेस्टोर करना चाहिए इन्फेक्टेड प्लांट को, खेत में छोड़ना ही नहीं है। जैसे ही आपको दिखा कि ये पौधा मेरे को खतरनाक सिद्ध होगा आगे चल के, उखाड़ के फेंको भाई। क्लीन आपको फार्म इक्विपमेंट को करना है रेगुलर, उसमें यूज जो आप करते हो चाहे फावड़ा हो खुरपी हो उनको क्लीन करके यूज कीजिए। मैकेनिकल ट्रांसमिशन इससे रुक जाएगा। आपको शुगर केन के साथ में नॉन होस्ट क्रॉप होती है ना जैसे लेग्यूम्स है उनके साइकिल को अपनाना चाहिए, जिससे डिसीज साइकिल जो होती है ब्रेक हो जाती है। वाटर लॉगिंग कंडीशंस को आपको अवॉइड करना है। एक्सेस मॉइस्चर आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, एक्सेस मॉइस्चर आप दोगे तो फंगल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और इसका अभी देखो करंटली कोई कंप्लीटली रेसिस्टेंट वैरायटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कल्टीवार्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं, पार्शियली टॉलरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो, लेकिन इसकी कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो टॉलरेंट हो, रेसिस्टेंट हो। हाँ, आप बस ऐसा कीजिए कि हर बार नया ही बीज बोइए। आप रेटून क्रॉप लेने की कोशिश करेंगे तो ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
अब आप एक देखो, रैटून किसान की मजबूरी है भाई, इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो बीज के लिए। रैटून तो उसे लेना पड़ेगा एक सीजन में। लेकिन अगर जहां तक हो सके यहाँ पर, तो नया ही सीड जो है, नई वैरायटी जो है वो लगाइए। फंगिसाइड्स जैसे कि आप अगर लगा रहे हैं कोई, तो उसमें आपको ट्रीट करना है उनको, तो कार्बेंडाजिम और जो थायोफेनेट मिथाइल होती है, इनसे आप ट्रीट करके बो सकते हैं। और जब आपको खेत में लगा देते हैं, तो देखो भैया, कॉपर बेस्ड जो फंगिसाइड आती है ना, लाइक आपका धानुका का कोनिका आता है। धानुका के कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासूगामाइसिन होता है, बेस्ट फंगिसाइड है पोका वाइंग डिसीज के लिए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप कॉपर फंगिसाइड जो है उसका केले का इस्तेमाल तो नहीं कीजिएगा, उसमें एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारा बैक्टीरिया को रोकने के लिए आता है मार्केट में, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कुछ पाउचेस आते हैं, वो ले लीजिएगा। दोनों को ऐड करके आप स्प्रे कीजिए, तो आप उसे कंट्रोल कर लेंगे आसानी से। या आप एमिस्टार टॉप जो सेजेंटा की है ना, टेबुकोनाजोल प्लस अजॉक्सिस्ट्रोबिन जिसमें होता है, सॉरी, ये तो आरामा की कस्टोडियम होता है। जो एमिस्टार टॉप है उसमें आपका अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोजोल होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मैनेजमेंट, आप इस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया, ये चैप्टर क्यों जरूरी था। दोस्तों, ये चैप्टर इसलिए जरूरी था क्योंकि ये हमारे जो एग्जाम है बीएससी एग्रीकल्चर की, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वहाँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैप्टर जो आता है ना, ये जो एक टॉपिक है, ये आएगा तो कम से कम 5 नंबर का आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक। इसीलिए ये जरूरी है। तो आप इस डिसीज को सही तरीके से जो है रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैंने आपको उस तरीके से बताने की कोशिश की है जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मैंने सीखा था, मैंने जाना था इस डिसीज को। अब आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इसका जो डाउट सॉल्विंग आप कह सकते हैं, तो आपका डाउट सॉल्व जो है वो किया जाएगा हमारे थ्रू। चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिसीज में। नेक्स्ट डिसीज जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी पर हम वीडियो ले आएंगे। आप जिस पर चाहें उस पर वीडियो पा सकते हैं हमसे। बस शर्त एक ही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।